हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह आप सभी का एक बार फिर से शॉर्ट स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल था जिस काल में मानव के लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस काल का अध्ययन हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पाषाण काल को देखा था। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या जिसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों की दो लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए आपकी गहराई नापते नापते। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि नाम से ही पता चलता होगा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु यानी सिंधु नदी के आसपास फैली हुई यह सभ्यता थी, इसी कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया। घाटी का मतलब होता है दोस्तों, घाटी जहां से नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को घाटी कहते हैं। यह सामान्य स्थान से थोड़ा सा गहरा होता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यहाँ का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी घाटी सभ्यता आपको पता होगा, सिंधु नदी के आसपास फैली यह सभ्यता, इसी कारण से इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया स्थल, इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु नदी घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की पहली नगरीय या पहली शहरीकृत सभ्यता कौन सी है। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय या शहरीकृत सभ्यता है। अगर पूछा जाए विश्व की पहली सभ्यता कौन है, तो पहली सभ्यता विश्व की मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो कि ग्रामीण थी। कैसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता? यह सभ्यता ग्रामीण थी। शहरी आपसे पूछे तो सब पहली सभ्यता, शहरी सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। यह मुख्यतः तीन देशों में फैली हुई है। वह देश हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन तीन देशों में फैली सिंधु नदी घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। यह पश्चिमोत्तर भारत, लगभग पश्चिमोत्तर भारत में पश्चिम साइड पूरी सभ्यता फैली हुई है। दोस्तों, बात आती है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता के खोज की। तो सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। यानी हड़प्पा से उसको कुछ ईंटें मिली, लेकिन उस समय किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। फिर कई वर्ष बीते। 1853 से 56 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर या लाहौर से कराची रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इसी क्रम में ब्रंटन बंधु दो भाई थे जिनका नाम जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन है। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इनको प्राचीन काल की ईंटें मिली, पकी हुई ईंटें मिली, लेकिन पुनः इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फाइनली 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। जिसके महानिदेशक कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल थे।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जगह का उत्खनन या उसकी खुदाई की गई। इसी कारण से दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आपसे पूछा जाए दयाराम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी महोदय हैं, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजा या इसकी खुदाई कराई। बात आती है दोस्तों, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो सिंधु सभ्यता नाम जो उस समय महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उसके महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। दोस्तों, जब बात आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, नामकरण हो गया इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख उठा सिंधु घाटी सभ्यता, और अन्य नाम हैं। आइए देखते हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसके नामकरण की बात करते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीकृत या प्रथम शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के खोजे जाने के बाद अनेक स्थल खोजे गए जो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसी कारण से इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थल मिले, उस समय हड़प्पा खोजे जाने के बाद अनेक स्थलों की खुदाई हुई जो सिंधु नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्र में मिले, इसी कारण से इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु और गंगा नदी के बीच सरस्वती नदी बहती थी, कभी बहती थी, इस समय नहीं बहती, विलुप्त हो गई है, जिसका उल्लेख वेदों में आपने पढ़ा होगा। वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कई सारे स्थल मिले हैं, सिंधु से ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हुए हैं, इसी कारण से इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता की बात आती है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ के मानव द्वारा कांसे की खोज की गई थी। प्रथम बार कांसा धातु नहीं है, ये कांसा एक मिश्र धातु है, जिसका प्रयोग प्रथम बार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, इसी कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, कांसा किससे किससे बनता है, तांबा और टिन को मिला देने से कांसे का निर्माण होता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार, आइए दोस्तों इसके विस्तार के बारे में देखते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा जैसे भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु होता है, उसी तरीके से सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु दोस्तों आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के निकट आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के निकट है या हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। इसके पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी बिंदु सुत कांगीडोर, जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर पड़ता है। सुत कांगीडोर पाकिस्तान के एकदम पश्चिमी साइड मिलता है, दास की नदी के किनारे। यह कहाँ है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है सुत कांगीडोर। बात करते हैं उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु है मांडा या मांडा, कहीं कहीं लिखा रहता है मांडा या मांडा।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मांडा है। बात करते हैं दक्षिणी बिंदु दोस्तों, सिंधु नदी घाटी का दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद या कहीं कहीं दाइमाबाद लिखा रहता है, या दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे या कहीं कहीं पे प्रवरा नदी भी लिखा रहता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रवरा नदी। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार हमने देखा, या उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है, पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगीडोर पाकिस्तान, यहाँ तक फैली सभ्यता का विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे स्थल आप ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल क्या है, पश्चिमी स्थल क्या है, उत्तरी स्थल क्या है और दक्षिणी स्थल क्या है। दोस्तों बात करते हैं इतिहास के समय काल की, तो अनेक इतिहासकारों ने अनेक अनेक मत दिए हैं। उसमें से सर्वाधिक मान्य मत कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि द्वारा सर्वाधिक मान्य मत ये है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन या कार्बन 14 द्वारा ये कार्बन 14 या रेडियो कार्बन द्वारा इस विधि से इसको समय काल निकाला गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका समय काल रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इसी समय को एक डीपी अग्रवाल साहब हैं, इतिहासकार हैं, डीपी अग्रवाल ने इसको माना है। डीपी अग्रवाल ने इसको माना है इस समय को। तो सर्वाधिक मान्य मत है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों आइए इनके स्थलों की ओर बढ़ते हैं। पहला स्थल है, जो पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा, हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला है। माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में पड़ता है। या दोस्तों हड़प्पा पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित। इसकी उत्खनन या इसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी महोदय हैं, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल को खोजा था 1921 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कुछ वस्तुएं मिली हैं, कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला हुआ है, जिसको उर्वरता की देवी माना गया है। क्या माना गया है दोस्तों? उर्वरता की देवी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उर्वरता की देवी माना गया है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी माना गया है, हड़प्पा से मिला हुआ है। दोस्तों यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, तांबे की इक्का गाड़ी और RS-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। 12 कमरे का अन्नागार मिला हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली हुई है, RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। दोस्तों दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। इसकी खुदाई या इसकी खोज की बात करें तो 1922 में, उस हड़प्पा के तुरंत एक साल बाद 1922 में RD बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई या इसकी खोज की गई। RD मतलब राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोजा गया। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या नगर था, सबसे बड़ा शहर या नगर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों यहाँ से मिला हुआ है
विशाल अन्नागार, यह सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन, तो आपको बताना होगा विशाल अन्नागार। यहाँ से स्नानागार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? दोस्तों ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखेंगे दोस्तों कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र से आपसे पूछा जाए, सूती वस्त्र के साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, मलेरिया जो बीमारी है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुआं का साक्ष्य, सूती वस्त्र, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य, स्वास्तिक मोहर जिसका निर्माण जो है सेल खड़ी से हुआ था। स्वास्तिक मोहर भी मिली हुई है जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। यहाँ से एक सिंगी बैल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। एक सिंगी बैल की आकृति वाली मुहर मिली है। तो आपसे पूछा जाए एक सिंगी बैल वाली आकृति की मुहर कहाँ से मिली है? यानी एक सींग वाले बैल की आकृति की मूर्ति कहाँ से या आकृति की मोहर कहाँ से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं चन्नहुदड़ो की ओर। चन्नहुदड़ो पाकिस्तान में यह भी पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है चन्नहुदड़ो। इसका उत्खनन या इसकी खुदाई मजूमदार ने की। इसकी खुदाई मजूमदार महोदय ने की। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे चन्नहुदड़ो वह जगह है जहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। यहाँ से वक्राकार ईंटें, या कई बार पूछा जाता है अलंकृत ईंटें, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अलंकृत ईंटें या वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हुई है? चन्नहुदड़ो से। यहाँ से सौंदर्य सामग्रियां मिली हुई हैं जिसमें काजल, लिपस्टिक, चूड़ियां, ऐसे ऐसे कई चीजें मिली हुई हैं। तो आपसे पूछा जाए काजल, लिपस्टिक, चूड़ियां या सौंदर्य सामग्रियां कहाँ से मिली हुई हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों चन्नहुदड़ो से। यह एक औद्योगिक शहर था, औद्योगिक यानी व्यापारिक शहर था, यहाँ से व्यापार होता था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एक स्थल है लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगो नदी के किनारे है। आपसे कई बार मैच करने के लिए दे देता है लोथल किस नदी के किनारे है, चन्नहुदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगो नदी के किनारे। लोथल एक बंदरगाह था, गोंदीवाड़ा सी पोर्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों लोथल क्या था? बंदरगाह था। इसको गोंदीवाड़ा या सी पोर्ट कहा जाता है। यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से दोस्तों मनका बनाने का कारखाना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मनका बनाने का कारखाना। और यहाँ से युगल समाधियां, यानी जोड़े में लाश, 3 युगल समाधियां मिली हुई हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली हुई हैं? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और 3 युगल समाधियां। हाथी दांत पैमाना, यानी हाथी की दांत की स्केल बनी हुई थी, वह मिला है हाथी दांत पैमाना। धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से फारस की मुहर मिली है, फारस यानी विदेशी मुहर मिली हुई है, जिससे विदेशी व्यापार का संकेत मिलता है। हम लोग जान पाते हैं कि यहाँ से विदेशों में व्यापार होता था, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। आइए दोस्तों दूसरे स्थल धौलावीरा की ओर बढ़ते हैं। यह भी गुजरात में पड़ता है। इसका उत्खनन RS बिष्ट या JP जोशी महोदय ने किया था। इसका उत्खनन की बात करते हैं
तो 1967-68 भी मानते हैं और 1990-91 के आसपास इसको माना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1967-68 या 1990 या 91 में RS बिष्ट और JP जोशी ने इसको खोजा, इसका उत्खनन कराया। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। यह एक ऐसा नगर, इकलौता नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से 3 भाग थे दोस्तों? एक था किला, उच्च नगर, निचला नगर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह नगर 3 भागों में विभाजित था। एक किला, उच्च नगर, निचला नगर, 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य धौलावीरा से मिला हुआ है। धौलावीरा से स्टेडियम, सुनामी, सूचना पट यानी कि साइन बोर्ड, इन तीनों के साक्ष्य मिले हुए हैं। स्टेडियम का साक्ष्य, सुनामी का साक्ष्य और सूचना पट यानी साइन बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? धौलावीरा से मिला हुआ है। दोस्तों, एक स्थल है कालीबंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है कालीबंगा, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ से कालीबंगा, यहाँ पे कालीगंगा बंगा पड़ता है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी? ध्यान रखेंगे दोस्तों, कालीबंगा स्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कई बार पूछा गया है कालीबंगा का अर्थ, ध्यान रखना है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जुते हुए खेत के साथ लकड़ी के हल मिले हुए हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जुते हुए खेत, लकड़ी के हल, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, हवन कुंडों के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, हमने देखा हड़प्पा सभ्यता की खोज, नामकरण और उसका विस्तार और उसका टाइम पीरियड और कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखें। अगली वीडियो में हम लोग और दो चार महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको देखेंगे और सिंधु सभ्यता की विशेषताएं को देखते हुए अगले वीडियो में इसको खत्म करने देंगे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको 1.5 से 2 घंटे की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की मिलेगी, जहां उससे कई कम समय में 30 से 25 मिनट की क्लास में आपको पूरा बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, जुड़ना ना भूलें शॉर्ट स्टडी से। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।